अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन आर्मी चीफ की कुछ दिनों पहले की मुलाकात जो कि ताजिर बरादरी और कारोबारी तबके से की गई थी वो रंग लाना शुरू हो गई है और हम देख रहे हैं कि डॉलर जो कि हवा में बड़ी ऊंची परवास कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी परवास की रफ्तार में कुछ कमी आ रही है और ठहराव भी नजर आ रहा है। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि आया ये वक्ती होता है या फिर इसके असरात देरपा होते हैं। दूसरा सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से भी, सिक्योरिटी कंपनियों के हवाले से भी, और जो एक्सचेंज रेट के हवाले से डिबेट की जाती रही है, एक्सचेंज कंपनियों के हवाले से बात की जाती रही है, और वो तमाम मुतालबात जो कि उस ताजिर बरादरी ने आर्मी चीफ के सामने रखे थे, एक एक करके उनके ऊपर काम करने की कोशिशें भी हमें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह कायम है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, बल्कि इसके अलावा बिजली या गैस की निर्खों में भी इजाफा हो सकता है। और अल्टीमेटली ये तमाम इजाफे लेकर जाएंगे महंगाई को मजीद ऊपर, जो कि इस वक्त 26 या 27% पर है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये महंगाई आने वाले हफ्तों में 31% पर भी पहुंच सकती है। और ऐसे माहौल में जब IMF से बार बार मौजूदा निगरान हुकूमत दरखास्त कर रही है कि बिजली के निर्खों में जो इजाफा किया गया है उसमें कुछ लिमिटेड पैमाने के ऊपर रिलीफ फराहम किया जाए। 300 से 400 यूनिट्स की बात जरूर की जा रही थी, लेकिन अब लगता यह है कि 200 यूनिट से ऊपर के सार्फिन को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। और 200 यूनिट से कम के सार्फिन को भी रिलीफ सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब गैस के निर्खों में तकरीबन 50% इजाफा किया जाएगा। अब इस पूरे माहौल में ये बड़ा मुश्किल होगा कि किस तरीके से मौजूदा हुकूमत IMF को मुतमईन करती है, और इसके साथ साथ ये बुनियादी इशारे हमें ये भी वाजे करते हैं कि आने वाले हफ्ते और आने वाले महीने किसी तौर भी पाकिस्तानियों के लिए आसान नहीं होंगे। और ऐसे माहौल में इलेक्शन करवाना और उसके साथ साथ ये बात भी करना कि वो मुनसिफाना भी हो और तकरीबन तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा। पर इन तमाम चैलेंजेस में हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इदारे भी मैदान में हैं। अब देखना यह है कि इसके नताइज कैसे आते हैं, लेकिन अवाम का जो अव्वलीन मसला है वो सिर्फ ये है कि उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के वो सहूलियात मौजूद नहीं है जो कि माजी करीब में दस्तयाब थी। और ऐसे में माहौल ऐसा बन रहा है कि कभी चीनी शॉर्ट हो जाती है और कभी गंदम शॉर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी अवाम उम्मीद रखे हुए हैं कि आने वाले हफ्ते और महीने अवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें लेके आएंगे। इन्हीं तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमी को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बल्कि उसके ऊपर बात भी करते हैं, मुख्तलिफ अदवार में वफाकी वजीर भी रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं, डिसीजन मेकिंग में शामिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इकोनॉमी के हवाले से जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर बड़ी खुलकर बात करते हैं। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में पहली मरतबा। सर, सबसे पहले तो सर आपसे ये अर्ज करना चाहेंगे कि ये जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी सर कम्युनिटी से बिजनेस, उसमें उन्होंने कुछ वादे उनसे कहे किए थे और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की भी बात की थी। सर, क्या वाकई अब वो इम्प्लीमेंटेशन के आसार हमें नजर आ रहे हैं मार्केट में भी, खास तौर पर अगर डॉलर को जहन में रखें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये दुरुस्त है कि इकोनॉमी जनरली इस तरह से नहीं होती कि हम उसको कह दें कि क्विक मार्च और इकोनॉमी चलना शुरू हो जाए। तो उस लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो एक लिमिटेड असर रखते हैं चीज़ों पे। अ, अ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोग फ़ायदा उठाते हैं किसी सिचुएशन का। इस वक्त कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे ये इशू था, जिसमें से एक स्पेकुलेशन थी करेंसी पे, दूसरी स्मगलिंग है हमारी सारी कमोडिटीज में, उसमें होर्डिंग है और भी इस किस्म की चीजें हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव है। और हम मैं पिछले कुछ दिनों से एक चीनी पे बात हो रही थी, तो उस बिल्कुल। सिलसिले में, लेकिन ये चीज तमाम इन उसमें एरियाज में जो है वो कामयाब हो सकती है लिमिटेड टाइम तक। अब जाहिर है कि कुछ ना कुछ लोग एक्शन में आए हैं, तो जो स्पेकुलेटिव मार्केट थी करेंसी की, हम्म। अब वो एक हद तक कंट्रोल में आई है, बल्कि थोड़ा सा हम्म। रिवर्सल हुआ है। हम्म। उसका जरूरी नहीं है कि हमारी जो ओवरऑल जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उस पर कोई असर पड़े, क्योंकि वो तो इंटरबैंक रेट पे चलते हैं। लेकिन इंटरबैंक जब ओपन मार्केट रेट नीचे आएगा तो इनएविटेबली जो हमने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है कि दोनों जो रेट्स हैं अब वो इकट्ठे चलेंगे। हालांकि ये भी एक अजीब सी बात है कि जो एक ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट समझा जाता है जो हम्म। ओपन करेंसी मार्केट को, हम्म।
वो लीड करेगी जो एक्चुअल बैंकिंग रेट्स है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये एक सिचुएशन है। तो लेकिन उसको जी, जी। हमने जो अभी थोड़ा-सा क्रैक डाउन हुआ है, जी, जी। तो आपने देखा है कि इमीडिएटली हुँ। रेट्स कम अच्छा, हो गए। लेकिन अब नवीन हमें देखना ये है कि ये कितना सस्टेनेबल बिल्कुल, है। मैं ये सर सबसे मैं सर इसी में एक ज़िमनी सवाल, जी, माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, करना चाहूँगी। सर एक तो ये कि ये बड़ी अजीब-सी चीज़ है कि आर्मी चीफ इन लोगों को, इन शख्सियात को मुतमईन कर रहे हैं। इसमें एक तो हुकूमत हमें नज़र नहीं आती कि वजह क्या है कि हुकूमत आखिर इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। दूसरा सर ये बताइएगा कि ये अब डॉलर 300 से ऊपर चला गया और आपने खुद जिस तरह बात की कि अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग भी हो रही है, फिर हमारे यहाँ ग्रे मार्केट्स भी हैं। सर वजह क्या है कि हम इनका क्रैकडाउन टाइमली नहीं कर पाते? आईएमएफ से मुतालबात या उनकी मुआहदात अपनी जगह, लेकिन जो हम ग्राउंड वर्क करना चाहते हैं या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर पाते? एक्चुअली हमारे मुल्क की जो बाकी बाकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको भी आप देखें कि अगर कोई सीनियर फौजी बुला के, मैं वादों की बात नहीं कर रहा, आई थिंक वादे करना जो है वो शायद आर्मी चीफ के उसमें ना आता हो, इट्स मोर हुँ, द गवर्नमेंट। हुँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना किसी भी एजेंसी के थ्रू, वो ज़ाहिर है कि जितनी तगड़ी एजेंसी होगी उतना ही हुँ, उनका असर ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो इस लिहाज से जब एक्शन हुआ तो उसका फौरी रिजल्ट आपको नज़र आया। हुँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने भी बड़ा खुद हवाला दिया, बड़ा मज़ेदार भी है और इसलिए भी क्योंकि आप इस पे सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में बात कर सकते हैं। सर ये जो चीनी का बहरान हुआ है, एक तो पहले ये बताएँ, ये मसनूई बहरान है या फिर वाक़ई साबका हुकूमत से कोई गलती हुई? फिर ये कि नून लीग ने सीधा-सीधा मलबा आपके कंधों पे रख दिया। ताज हैदर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इसका जवाब दिया कि जी हमने कम से कम स्मगलिंग तो नहीं करवाई, हमने तो बेची है चीनी को, लेकिन राणा साहब स्मगलिंग करवाते रहे या वो रोक नहीं सके। तो एक तो ये सर कि ये जो क्राइसिस है ये वक्ती है, बनाया गया है खुद माफियाज की तरफ से, और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? देखिए, आपने शायद देखा होगा कि एक हद तक चीनी के प्राइसेस भी कम होना हम्म, शुरू हो गई। हम्म, क्योंकि जब क्रैकडाउन शुरू हुआ, जहाँ-जहाँ होर्डिंग हुई हुई थी, और यही चीज़ मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि चीनी है मुल्क में, सिर्फ़ उसको मार्केट में लाने की ज़रूरत है। और मार्केट में तब आएगी जब लोग जो हैं, जिन्होंने इस एक्सपेक्टेशन से कि कीमत और बढ़ेगी, रोके हुए हैं स्टॉक्स। तो स्टॉक्स जब मार्केट में आएँगे तो कोई रीज़न नहीं है कि प्राइसेस जो है वो नीचे ना आएँ, और हमने देखा है कि पिछले 1 आध रोज़ से हम्म, अब नीचे आना शुरू हो गए हैं। मेरा ख़्याल है कि क्योंकि हमें एक नया क्रशिंग सीज़न जो है उसमें से 1.5 महीना बाकी है, जिसमें से नई चीनी फिर प्रोडक्शन में आएगी और मार्केट में आएगी। तो इस टाइम में अगर ये हम सही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले लें, तो सप्लाईज़ बढ़ जाएँगी। हम्म, और लोग भी जो खामख़ा एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं इस डर से कहीं कल को और कीमत ना बढ़ जाए, वो भी ये ख़त्म कर देंगे बात। तो हम्म, इन अ वे ये दोनों पैरेलल चीज़ें हैं, और जगहों पे भी आप ये देखेंगे कि जब कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं किसी भी चीज़, हम्म, चाहे डॉलर हो, चाहे चीनी हो, वो लोग इस एक्सपेक्टेशन से कि शायद ये और बढ़ेगी और ज़्यादा उसकी खरीदारी बिल्कुल करते हैं, बल्क में और जब करते वो हैं। रिवर्स होना लेकिन शुरू सर ये होता है। नून लीग ने जो इसकी जिम्मेदारी आप पर या पीपल्स पार्टी पर डाली थी, ये सर दुरुस्त था क्या, मतलब ये इकदाम? देखिए, ये तो बात ही गलत है। ये तो बार-बार अब मैं कह चुका हूँ, मुझको हम्म, अपना जवाब भी अब इतना घिसा-पिटा लग रहा है कि बाबा वो तो सिर्फ़ 2.5 लाख का था, जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो 8 मिलियन से ज़्यादा थी, 8.5 मिलियन थी। तो उसमें से 3-3% तो कोई नहीं, वो भी 6 महीने पहले ही एक काम हुआ। आज की प्राइसेज़ का उससे क्या वास्ता है? ठीक। एक तो उस टाइम पीरियड में अगर इतना भी एक्सपोर्ट ना होता और हमारे डॉलर्स हमारे रिजर्व्स में ना आते, तो ये भी एक हम्म, वो स्मगल हो जाता, क्योंकि प्राइस डिफरेंशियल पे हमेशा स्मगलिंग होती है, तो प्राइस हम्म, वहाँ बहुत ज़्यादा थी अक्रॉस द बॉर्डर, खासकर हम्म, क्रॉस वेस्टर्न हम्म, बॉर्डर्स, और यहाँ कम थी, तो चीज़ें बाहर निकल गई। तो ज़ाहिर है कि उस पे भी हमें सख्ती करने की ज़रूरत है, और जो लोग खासकर बॉर्डर्स पे तैनात होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ें हम्म। रोकें।
बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा-सा मैं आईएमएफ पे आपसे कमेंट चाहूँगी। सर, ये जो बिजली के निर्ख बढ़े, इसके ऊपर उन्होंने बात की कि जी 400 यूनिट के ऊपर हमें कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। मिफ्ता साहब ने कहा थी 300 यूनिट के ऊपर की जा सकती है आईएमएफ से बात, लेकिन घूम फिर के हम 200 यूनिट पर खड़े हो गए और उसकी बड़ी लिमिटेड तादाद है जो कि वो 200 यूनिट तक महदूद रहती है पाकिस्तान में। उसके रिलीफ के लिए भी सर आईएमएफ ने ये बात रखी है कि जी अगर आप यहाँ रिलीफ देंगे तो फिर आप गैस के जो निर्ख हैं वो तकरीबन 50% बढ़ाएं। तो सर इधर से कम किए उधर से बढ़ा दिए तो रिलीफ तो कहीं पर भी सर पाकिस्तानियों को फिर मिल नहीं सकेगा। दो तीन चीजों की वजाहत कर दो। पहली चीज तो ये कि इसको हम रिलीफ कर रहे हैं, क्या रिलीफ है? क्या आप कह रहे हैं कि किस्तें कर दें? जी। जो 200 यूनिट के वो भी किस्तें तो एसडीओ लेवल पे होती हैं और वहाँ लोकली एक्सीएम करता है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके आईएमएफ से बात करें कि हमें किस्तें करने दो, ये तो कोई रिलीफ ना होगा, पहली चीज। सो व्हाटएवर यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे, वो लोगों को उसका इम्पैक्ट बहुत कम होगा। हालांकि नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है जितने लोग होंगे, लेकिन अब अभी आपने नहीं दिया और 2 महीने के बाद दिया तो आपकी जेब से तो वही पैसा गया ना, कोई आपको रिलीफ ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये दोनों ये नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कि आप गैस बढ़ाओगे तो ये अलाउ करेंगे। गैस को बढ़ाने का आईएमएफ का जो वो था कंडीशनैलिटीज, उसमें पहले से ही था। वो तो आपने जब उनसे याद दिलाया कि ये करो, तो उन्होंने कहा पहले वो तो करो जो आप साइन करके हमारे साथ बिल्कुल गए। सही। एक्चुअली ये था कि ये पहले से ही दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान, क्योंकि हम्म। आपने ये कहा था कि हम गैस में सर्कुलर डेट नहीं बनने देंगे जिस तरह से हम्म। बिजली में बना हुआ है। और उसके लिए आईएमएफ का एक ही फॉर्मूला है हर चीज पे कि फिर कीमत बढ़ा दो। कि तो क्योंकि यहाँ तो खैर चोरी होती है गैस में, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बिजली में बिजली में होती है, होती बिल्कुल। है। लेकिन दोनों जगह सॉल्यूशन एक ही है हम्म। कि जो पैसा नहीं दे रहा उसको तो छोड़ दो, जो पैसा दे रहा है उससे और ज़्यादा ले लो ताकि वो कॉम्पेंसेट हो जाए। लेकिन सर Unfortunately, it's a simplistic solution, but that is how it is working. लेकिन सर जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में बयानिया क्या लेके जाएंगी आवाम के लिए कि क्या हम आपको ऑफर करेंगे, मौजूदा हुकूमत के लिए सर दिन गुजारने कितने मुश्किल हो जाएंगे। नहीं, मुश्किल तो है सिचुएशन, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों के लिए हम जो सारिफ है या इवन हमारा कोई भी सिटीजन है उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये गुजारना, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इसके सॉल्यूशन सब चीज के हैं, लेकिन सब लॉन्गर टर्म है। अब अगर ये हम समझें कि अगले 3 महीने में रिलीफ मिल जाएंगे, तो मैं नहीं देख रहा कि किसी सूरत में ये इस गवर्नमेंट के होते हुए कोई इस तरह सा रिलीफ आए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब थोड़ा सा कुछ सियासी हवाले से भी आप सर बात अगर कर सकें कि सर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खात्मे के फ़ौरन बाद ये कहा था पीडीएम की कि जी 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, आईनी तकाजा है। लेकिन सर तनकीद करने वाले ये भी कहते हैं कि जी ईसीसी की जब मीटिंग हुई उसमें वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे और वो कंसेंट एक म्यूचुअल कंसेंट था जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने लिया था। और सर टेक्निकल एस्पेक्ट भी आपको पता है कि 90 दिन में पॉसिबल भी नहीं है इलेक्शन, तो उसके बावजूद आखिर पीपल्स पार्टी ने मतलब बिल्कुल अलग जाकर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया जब उनको ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा था। देखिए, पहली चीज तो ये कि ये इश्यू के आया नया सेंसस जो है अप्रूव करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था सीसीआई में। अब और सीसीआई में ये तो नहीं फैसला हुआ कि जी डिलिमिटेशन करो या इलेक्शन आ गए, फैसला तो ये हुआ कि इसको हम अप्रूव कर दें। बिल्कुल ठीक। जब नंबर्स हमारे सामने आए, लेट मी एक्सप्लेन जी जी। कि नंबर्स क्योंकि शायद वो नहीं थे जो कि इनके जो रियल टाइम वेबसाइट पे आ रहे थे नंबर्स, ये नंबर्स उससे काफी मुख्तलिफ थे। जब हमने एनवेलप खोला और उसमें से नंबर्स निकले, तो उसका एक इम्प्रेशन इमीडिएटली ये आया कि प्रोविंशियल जो नंबर्स हैं, प्रोविंस का प्रोपोर्शन उतना ही रहा है जो कि 2017 के सेंसस में था। उसका मतलब है कि कोई एक्सटेंसिव डिलिमिटेशन की शायद जरूरत ना पड़ती। और वही हमने उधर भी कहा कि जी इसका तो मतलब ये है कि इतनी कोई खास डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है और ये इन टाइम फ्रेम्स में हो सकता है। लेकिन उधर ये अप्रूवल हो गया और बात खत्म हो गई। उसको रीजन बना के अगर इलेक्शन का एक प्रोसेस डिले करने का प्रोग्राम दिया गया,
तो ज़ाहिर है कि हमने कहा कि नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास इख्तियार नहीं है। और आप जो डिलिमिटेशन थी उसको इसी टाइम फ्रेम में कर सकते थे। अब तो ज़ाहिर है उस दिन से आज तक काफ़ी टाइम भी गुज़र चुका है। ठीक। लेकिन बहरहाल वो प्रोसेस अगर है, उन्होंने ज़रूर उसको छोटा किया। जो 15 दिसंबर की डेट दी थी उन्होंने फाइनल डिलिमिटेशन, हम्म। उसको उन्होंने कम करके 30 नवंबर तक किया। लेकिन हमारा ख्याल था कि शायद उससे भी वो ज़्यादा स्क्वीज़ कर सकते थे, ठीक। अगर रियली उस पे काम हो। बिल्कुल ठीक। सर लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, आपसे 2 सवाल और के सर एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जिस तरह केसेस चल रहे हैं, तो एक हल्के की ये भी राय है सर कि जो कोर्ट्स हैं वो बड़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नर्म रवैया रखती हैं, लेकिन इदारे या हुकूमत उनके लिए सख्त रवैया रखते हैं, इसीलिए अगर उनको रिलीज़ भी किया जाता है, उनके केसेस ख़त्म किए जाते हैं, फैसले मुअत्तल किए जाते हैं, उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं आ पाते। दूसरा सर इलेक्शन के हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई कोई बड़ी सियासी जमात कोई बड़ा बयानिया लेके मैदान में जा सकेगी अपना, क्योंकि पीडीएम की जो एक कलेक्टिव गवर्नमेंट थी उनके क्रेडिट के ऊपर सिर्फ एक आईएमएफ एग्रीमेंट है, इससे ज्यादा वो 16 माह के कलील टाइम में और कुछ कर नहीं सके। पहली चीज़ तो ये कि हाँ, ज़ाहिर है पार्टीज़ जाएँगी और अपना-अपना बयानिया लेके जाएँगी। हम भी एक बयानिया बना रहे हैं, और वो लेके जाएँगे। वो सिर्फ़ ये नहीं होगा कि आईएमएफ से हमने जंग पता कर ली ठीक। और हम आपके पास ले आए, बल्कि ज़ाहिर है कि लोगों को हम, क्योंकि आप मैनिफेस्टोज़ देते हैं, प्रोग्राम्स देते हैं अगले 5 साल के लिए। तो उसमें क्या हम लोगों के लिए कर सकेंगे, लोगों को क्या रिलीफ दे सकेंगे, क्योंकि डेढ़ साल वाली हुकूमत या 3 महीने वाली हुकूमत हम्म। वो ये नहीं कर सकती। हमने अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं, चीज़ें करनी है जिससे लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा हो, तो उसके लिए थोड़ा-सा वक़्त चाहिए होगा, तो वही प्रोग्राम लेके हम इलेक्शन में तो होना चाहिए, हर पार्टी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब इंडिविजुअल्स का क्या रोल होता है, क्या उनके एक्शन से पास्ट में उस पे ज़ाहिर है कि आप खुद भी बता रही हैं कि कोर्ट्स के नरम रवैये के बावजूद उनको जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा, शायद जो कि वो ढूँढ रहे हैं। वो उनकी एक्सपेक्टेशन शायद इससे बहुत ज़्यादा थी, हम्म। कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसी-ऐसी हरकतें की जो कि हमारी तारीख में कहीं नज़र नहीं आती। तो बट एट द एंड ऑफ द डे, बहरहाल वो सियासी लोग हैं, उनको सियासी काम करना हम्म। चाहिए। और उस लिहाज से जितना भी उनके लिए स्पेस मौजूद है, उसका उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं, लेकिन सर आपने फिर उस सवाल का तो फिर भी जवाब नहीं दिया कि अदालतों का आपने कहा, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन आपकी क्या राय है कि अदालतें वाकई क्या नरम रवैये के साथ हैं पीटीआई चेयरमैन के साथ भी और पीटीआई के तमाम केसेस में भी? लेकिन और कुछ दूसरा ऐसे सर सर एक छोटा सा सवाल और भी कि क्या मियाँ साहब के वापस ना आने की एक बड़ी वजह यही है कि अदालतों से उनको किसी हद तक किसी किस्म का कोई खौफ है? नहीं, अब ये तो मैं डेफ़िनेटली इस बात पे नहीं स्पेकुलेट हम्म। करूँगा कि मियाँ साहब क्या क्यों आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक। और अदालतों ने अभी कुछ टाइम्स पे ऐसे-ऐसे फैसले दिए हैं, हम्म। जिसमें ये इम्प्रेशन बनता था, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब अरेस्ट होने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई गए, तो उनके लिए जिस तरह से इंतजामात किए गए बिछाए थे, गए बिल्कुल। हम्म। वो गुड टू सी यू वाला असर तो बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। मशहूर हम्म। फिक्रा हुआ। हम्म। और ये हम लोग सारे अदालतों में जा चुके हैं इन वन फॉर्म और द अदर, हम्म। और हमें पता है कि वहाँ अदालत का क्या रवैया होता है। और आज भी जो खान साहब बात करते हैं कि मेरे लिए हम्म। सहूलत नहीं है अटक जेल हम्म। में, मुझे याद है कि जो हमारे साथ हशर होता था कि एक-एक कमरे में 7-7 लोग हम्म। होते थे सख्त सर्दियों में, और वहाँ आपको चादर भी नहीं मिलती थी ऊपर डालने के लिए। तो ये बातें अगर आपने सियासत करनी है और इस मुल्क में करनी है, तो ये तो सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त करनी होंगी, वरना फिर छोड़ दें ये काम, कोई और हम्म। कर। चलिए, बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फ़ा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि जिस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके चेयरमैन का नवीद कमर साहब हवाला भी दे रहे थे, इन दिनों वो ज़रूर जेल के अंदर मौजूद हैं, अटक जेल में जहाँ उनका ट्रायल चल रहा है, लेकिन उस ट्रायल के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई सवालात उठा दिए हैं और ये भी सवालात रखे हैं हुकूमत के सामने या फिर दूसरे इदारों के सामने कि क्या वाकई अडयाला जेल में मुंतकिल करने की जो कि आइनी तौर पर फैसले में भी
भी शामिल है। आखिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो सियासी तौर पर यह हफ्ता कदरे ठंडा रहा, लेकिन हम अदालती मामलात में अगर देखें तो जिस बर्क रफ्तारी के साथ मुकदमा सुने जा रहे हैं, उससे लगता यह है कि यकीनन जो फ़र्ज़ की सुनवाई है और ख़ास तौर पर मुकदमात की हकीकत है, उसमें आने वाले हफ्तों में बहुत हद तक मतला साफ हो सकता है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें बड़े हद तक प्रोएक्टिव नज़र आ रहा है और हमने आज भी देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से PTI के जो 2 रहनुमा थे, शहरियार आफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा, उनकी MPO के तहत जो गिरफ्तारी थी उसको ना सिर्फ कानूनी तौर के ऊपर उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, बल्कि ख़ास तौर पर आज उस पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस जो इस्लामाबाद थे उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की तरफ से। और सवाल ये उठाया गया कि आया किस कॉन्टेक्स्ट में ये गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अगर बादी नज़र में देखें तो इन तमाम तर अदालती अहकामात के बावजूद भी हमें जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इदारे, वो हमें अदालती अहकामात को ना सिर्फ सुनने से बल्कि मजाज हमें नज़र नहीं आते हैं, बल्कि उन पर अमल दरामद करते हुए भी नज़र नहीं आते हैं। दूसरी तरफ एक अहम डेवलपमेंट वो ये थी कि 190 मिलियन पाउंड केस में आज 2 शख्सियात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती थी, डॉक्टर सानिया नश्तर और मलिक अमीन असलम साहब, वो पेश हुए हैं नैब में और उनकी तरफ से घंटा 2 की ब्रीफिंग भी ली गई है, उनसे सवालात भी किए गए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आया इस केस में क्या कोई गवाह बनता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ गवाही वो जाती है या फिर नहीं। यकीनन इस केस में भी कुछ ना कुछ प्रोसेस ज़रूर होगा। लेकिन इन तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद कुछ हकीकतें ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद 56,000 से ज़ायद हो चुकी है। लोग तनकीद करने पर यह भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों को इतनी जल्दी सुना जाता है, उनको नंबर लगाया जाता है, तो वो तमाम मुकदमात जो कि इल्तवा का शिकार हैं, आखिर उनका नंबर कब आएगा। तो दोनों तरफ से एक मिक्स ओपिनियन है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका कोई क्रेडिट लेती है या फिर ये समझती है कि उनको ज़्यादा पजीराई मिल रही है कोर्ट्स में और हुकूमत इसके ऊपर अपनी तनकीद बरकरार रखती है। इस सेगमेंट में थोड़ा सा इन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी हम बात करेंगे और जो मौजूद गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ कबीर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील और उनकी जो लीगल टीम है उसके मेंबर हैं नईम हैदर पंजोता साहब से, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं, ना सिर्फ सीनियर कानूनदान हैं बल्कि इसके अलावा साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी हैं। जदून साहब सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सर आपकी इजाज़त से चाहूँगी कि पहले नईम हैदर साहब से मैं एक छोटा सा सवाल कर लूँ, फिर आपकी तरफ आती हूँ। नईम साहब सर, ये बताइएगा कि वैसे तो हमें बज़ाहिर ये लगता है, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर PTI बड़ी तनकीद करती रही है और उनके चीफ जस्टिस के ऊपर भी तनकीद करती रही है, लेकिन अभी तक जो फैसले वहाँ से आ रहे हैं उससे लगता यह है कि वो भी कुछ ना कुछ हद तक ऐसे फैसले करें जिनका फ़ायदा PTI को पहुँच रहा है। अब जैसे आज की मैं मिसाल दूं तो जो शहरियार आफरीदी साहब और शानदाना साहिबा का केस था उसमें उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी, उससे पहले जो तोशाखाना का केस था उसको मुअत्तल कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर उनके फैसलों की कोई वेटेज नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ना उस पर अमल दरामद हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। बात यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसके अंदर बिल्कुल वाकई आप बात ठीक कर रही हैं कि जो अदालती अहकामात हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि हमेशा अदालतों की जो होती है तकरीम होती है, इज़्ज़त होती है, उनके फ़ैसलों से होती है। बिल्कुल, अगर फ़ैसले करके उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करवाया जाए तो देन अदालतों की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। अब 3 MPU के तहत बार बार गिरफ़्तार किया गया, 14 दफ़ा गिरफ़्तारी जो है शहरियार अफरीदी की डाली गई, 7 दफ़ा 3 MPU में। तो गुजारिश ये है कि जब मुल्क के अंदर कानून ना हो, आइन ना हो, तो फिर मुल्क कैसे आगे जा सकता है। आप ये ना देखें कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है, आप ये देखें कि जो एक ला कानूनियत है उसके ऊपर जो है एक फ़ैसले आया है और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है। अगर ये एक्शन पहले MPU पे ले लिया जाता तो आज तक ये ना होता। बिल्कुल ठीक। जदून साहब सर, 2 सवाल आपसे सर। एक तो ये कि 3 MPU के तहत गिरफ्तारी करना, माजी में PTI के ऊपर इल्ज़ामात ये लगते रहे कि उन्होंने नून लीग की शायद ही किसी क़यादत को छोड़ा हो जिसके ऊपर केसेस ना बने हो, लेकिन सर ये भी हकीकत थी कि वो केसेस साबित नहीं हो सके।
लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है, इसमें भी जिन लोगों को रखा गया है 3 एमपीओ के तहत अरेस्ट में, वो निकलते हैं फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर निकलते हैं फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। तो सर मकसद क्या है कि अदालतें उनको रिहा करने के, अब परवेज इलाही साहब का भी अगर केस ले लें तो वो जब निकलते हैं उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर उन केसेस की भी कोई वेटेज नहीं नजर आ रही, जैसे माजी में पीटीआई के टाइम पर नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपने बात सही की है, सिर्फ इसको एलाबोरेट करने की ज़रूरत है। अब जो शहर यार अफरीदी हैं, इनका हमारे बिल्कुल हम इनको कहते हैं कि इनको कोई बेगुनाह ना हो, इस पर कोई जुल्म ज़्यादती ना हो, लेकिन आप यकीन जाने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, जो वो आर्मी के मेजर जनरल साहब से और ये दोनों बैठ के उन्होंने कहा जी हम खुदा को हाजिर नाजर समझ के, फिर उन्होंने बार बार कस्में खाई हैं पार्लियामेंट के अंदर। एक देखें, एक जैली केस बनाया एक बंदे के ऊपर, फिर उसको 1.5-2 साल अंदर रखा है जेल के अंदर। तो उनकी देखे ना, इन्हें इन्हें ये सारे जितने लोग थे ना, जो ये आगे बने हुए थे, जिनके कंधे पीछे जो लोग कर रहे थे उनके पीछे, इनको सबसे पहले आगे माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने जो काम किए हैं बेगुनाह लोगों को अंदर किया है, और उन पर अच्छे खासे खासे ताकतवर तकड़े केस बनाए जो बिल्कुल बेबुनियाद थे, और इनको 1 साल दो, इनके तो अभी वो थोड़ा अर्सा हुआ। मैंने कभी नहीं कहता कि इनको बेगुनाह अंदर किया जाए, लेकिन इन लोगों को कम अज कम, जैसा आपने इंटरव्यू में अभी कह दिया है, कि उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली आके कि हम इस्तेमाल हुए उस वक्त, हमने ये गलती की थी, ये केस नहीं बनता था। तो कम अज कम इनकी एक मॉरल स्टैंडिंग जो है सोसाइटी के अंदर बढ़ जाएगी। हम लोग भी कहेंगे कि चले यार, इनके ऊपर आप जो कुछ कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहले अपने जो एक्ट्स थे, जो ये जैली केस इन्होंने बनाए हैं सारे लोगों पे, उनकी कम अज कम इन्होंने माफी तो की, तलाफी की है। खुद सामने आके बताएं कि ये केस किसके कहने में बनाए गए थे। आज दिन देखा है कोई बंदा एक आर्मी यूनिफॉर्म में, एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो बैठकर एक जेली केस का जो है वो लबादा उड़ के जी इससे 20 किलो 15 किलो हीरोइन निकल आई है। आज आज अभी तक तो मेरे ख्याल में जो लोगों ने भी केस बनाया, कोई ऐसा केस नहीं बनाया कि इतने कोई जिसकी सजाए मौत साबित नहीं हो सकी। लेकिन सर मुख्तसरन अगर नहीं, चार्ज तक फ्रेम नहीं हो सका। नहीं, जदून साहब सर मुझे मुख्तसरन एक सवाल का और जवाब दे दें सर, कि ये भी तो हकीकत है ना कि इस वक्त 56,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें कुछ दरखास्तें भी हैं, कुछ खुद नोटिस भी है, कुछ सिविल मुकदमात भी हैं। सर उनके ऊपर गौर क्यों नहीं हो पाता? उनका नंबर कब आएगा? मतलब ये तो एक रिकॉर्ड नंबर है जो इस वक्त सामने आ रहा है। ये देखें, इस वक्त की जुडिशरी है ना, पीटीआई वाले जो मर्जी कह रहे हैं, हो सकता है एका दुका इनको तकलीफ हो, लेकिन इनको फुली सपोर्ट कर रही जुडिशरी, मतलब मेरिट पे कर रही होगी। हम नहीं कहते कि इनको, लेकिन इनकी देखें हो सकती है वैसे नहीं। अब जिस तरह उन्होंने बाबर इफ्तार साहब ने कहा जी मैं आप पे चार्ज फ्रेम करता हूँ, देखें इस पे आप फार अगेंस्ट कह सकते हैं, लेकिन एक बंदे को अगर 2 दफा निकलता है जेल के अंदर से, तीसरी दफा उसको एमपी के क्या जरूरत है लगाने की? उसने अंदर कोई इंसाइटमेंट की, तो फिर तो आपकी अपनी कमजोरी है ना। ये हकीकत होती है। देखो, हकीकत जो सच होता है वो कम अज कम बंदे को पार्टी एफिलिएशन से दूर होकर सच बोलना चाहिए। अब कोई ऐसे कि इनके जो पिटीशनें जाती हैं जो बिल्कुल नहीं होती है, इनको एक दिन सुप्रीम कोर्ट, दूसरे दिन तीसरे दिन की लग जाती है। बाकी जो लोग थे पिछले दौर हुकूमत में, तो 6-6 7-7 महीने उनकी अपीलें लगती नहीं थी, शोर शराबा आगे पीछे, और कोई जो है ना उनका सुनवाई नहीं होती थी। कितने ऐसे केस थे, आज दिन तक मुझे जितने में लीडरशिप का नाम नहीं लेता, आपका टाइम नहीं ज़ाया करने जाता, लेकिन आप नाम लेके देखें, कोई 2 साल रहा है, कोई 1.5 साल रहा है, कोई नहीं सर, वैसे ये तो दिलचस्प बात है कि अगर समटाइम्स वो दरखास्त सुबह में भी दायर होती है तो दोपहर में उसका नंबर आ जाता है। वैसे नहीं सर, इसकी क्या इस आप लोगों के पास गिदड़ सिंगी है कि लोग कहते हैं 56,000 केसेस पेंडिंग में, लेकिन पीटीआई दरखास्त लेके जाती है, विद इन नो टाइम उनकी दरखास्त जो है वो सुनी भी जाती है, चाहे लोअर कोर्ट्स हो चाहे हाई कोर्ट्स हो। करते क्या है सर आप लोग? देखें, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, हमने पटिशन फाइल की फॉर एग्जांपल किसी जगह पे, अदालत का काम है लगाना। फॉर एग्जांपल आमर फारूक साहब के हवाले से खान साहब को इतराज़ था कि मेरे ये केसेस ना सुने। आपने इतराज़ कायम है उनका? जी, इतराज़ कायम है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर भी पटिशन लगती रही। तो क्या आमर फारूक साहब को भी फिर हम ऊपर से हम ये कह रहे हैं कि हमें इतराज़ है इनके ऊपर और वो फिर हमें फेवर भी देंगे? ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो ये सस्पेंशन की बात करते हैं कि उस वक्त जो PMLN के फलाने लीडर को जो है इतने अरसे के बाद हुई थी, उन्होंने दरख्वास्त लेट दी थी जिसकी वजह से लेट लगी। दरख्वास्त हम कानून के मुताबिक देते हैं, आगे अदालत का काम है फिक्स करना या ना करना। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक दरख्वास्त दी हुई है जिसमें हमने ओवरऑल गिरफ्तारी से रोकने के हवाले से पटिशन फाइल की हुई कि खान साहब को किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। उसके बावजूद आप देख लें कि खान साहब एक ऐसे केस के अंदर गिरफ्तार हुए जिस ऑर्डर के अंदर वाज़ह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें वाकई उजलत दिखाएगी और गलतियां हैं, और उसके बाद गिरफ्तारी उस वक्त डाली गई जिस वक्त खान साहब को पता ही नहीं है और
15 दिन बाद हमें पता चल रहा है कि 15 दिन पहले गिरफ्तारी हो गई है। कानून में ये है कि आपने अगर किसी का फिजिकल रिमांड के लिए इस्तदा करनी है कोर्ट से, तो आपने उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी के बगैर कैसे जुडिशल रिमांड हो सकता था? ना उन्हें पता है कब अरेस्ट हुई है, ना उन्हें पता है कब रिमांड हुआ है, ना उन्हें पता है कि कौन सी अदालत बनी है या नहीं बनी, हमें भी नहीं पता। और वहाँ पर अटक जेल में जाते हैं पता चलता है। दूसरे नंबर पर शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से बात करें, जदून साहब बड़े काबिल एहतराम है, सीनियर है हमारे। बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में किसी के साथ ज्यादती हुई है या किसी के साथ कोई गलत हुआ है, तो क्या उसकी ये जस्टिफिकेशन है कि उसके साथ तो उस वक्त गलत हुआ है तो लिहाजा इसके ऊपर गैर कानूनी जो है कार्रवाई की जाए? नहीं, मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें सर मुझे एक छोटी और वो अगर शहरियार अफरीदी ने एक ने फॉर एग्जांपल गलती की हो, जो कि हालांकि उसके फैक्ट्स और हैं कि कैसे वो उस केस के अंदर जो है वो बरीयत दिलवाई गई और कैसे निकाला गया, अगर उन्होंने गलती की हो तो क्या जो 10,000 वर्कर अभी गिरफ्तार हैं अंदर, या लोग गिरफ्तार, खवातीन गिरफ्तार हैं, उन्होंने भी कोई रोल अदा किया था इसमें? अच्छा, मैं इसी पॉइंट से वापस शुरू करूंगी, एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे कि खान साहब जो कि अटक जेल में मौजूद हैं, इसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी रिजर्वेशंस रखी हैं कि जिस केस में उनको अटक जेल में रखा गया था या कैद दी गई थी, वो केस का फैसला तो मुअत्तल हो चुका है। उसके बाद वो किस कॉन्टेक्स्ट में अटक जेल में मौजूद हैं, ये भी एक सवाल है, लेकिन इसका जवाब ना तो कोर्ट्स को मिल पा रहा है और ना ही PTI के फॉलोअर्स को। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अडियाला जेल में मुंतकली जो कि फैसले में मौजूद है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर जदून साहब और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल हैं। जदून साहब, सर पहले आपसे सर सवाल करना चाहूँगी, सर ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के हवाले से ये कहा कि जो ट्रायल उनका किया जा रहा है साइफर केस के हवाले से, उसमें कुछ पॉइंट्स तो उठाए हैं PTI ने, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो अटक जेल में उनको कैद दी गई थी वो तोशा खाना के हवाले से थी। अब वो फैसला अगर मुअत्तल हो गया तो उस सज़ा की स्टैंडिंग क्या है ये वाजे नहीं है और इस पर कोई ऑर्डर भी नहीं है, तो सर आपका इस पर क्या टेक है? पहले मैं आपको माजरत के साथ देखें, आज दिन तक अभी तो निगरान हुकूमत है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन जब PDM की हुकूमत थी तो किसी, मैं PMLN का स्पेशल कहता हूँ, उसके किसी लीडर ने नहीं कहा कि इमरान खान की पे कुछ सख्ती करें, इमरान खान को कुछ सहूलियतें दें। हर एक ने, बल्कि मैंने कितने चैनल पे कहा कैटेगोरिकली कि जो भी जेल मैनुअल के हिसाब से उनकी फैसिलिटीज बनती है उनको फ़ौरन दिए। लेकिन इनका कॉन्टेक्ट देखें, ये कम अज़ कम चले नहीं पंजोता साहब की कोई मजबूरी होगी, लेकिन एक पब्लिकली ये कहे ना कि उनका कॉन्टेक्ट क्या था कि मैं AC उतारूंगा, ये जेल ये है, ये अमीर और गरीब का फ़र्क एक होना चाहिए, उनको वही क्लास मिलनी चाहिए जो गरीब को मिलती है। अब देखें ना, थोड़ा सा बंदा अपने पब्लिकली कह तो देना यार मैंने ये गलत काम किया था या मुझे ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। हम तो कहते हैं किसी सियासी बंदे को बेजा, किसी गरीब बंदे को भी जेल के अंदर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। तो बाकी जहाँ पे आपकी बात हो गई जी कि अटक जेल, तो जब इनकी अटक एज ए कैदी इनकी ख़त्म हो गई तो वहाँ से इनकी जो इम्प्रिजनमेंट थी अटक जेल से ख़त्म हो गई है। लेकिन अब जब दोबारा किसी केस में अरेस्ट किया है तो इन्होंने इसलिए एप्लीकेशन दी है कि इनको अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर आप जेल में किसी को शिफ्ट करते हैं तो फिर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फर्दर अगर किसी जेल में उसको शिफ्ट करती है तो उनको रीज़न देनी पड़ती है कि इस जेल के अंदर ये मसले मसाइल हैं, सिक्योरिटी का इशू है, तब इनको शिफ्ट कर रहे हैं। अदरवाइज इनका जो इस्लामाबाद के अंदर अपनी जेल तो है नहीं है, इनका जो वो बहुत ज़्यादा सूटेबल जेल है जिनको वो भेजेंगे वो अडियाला है, और अडियाले में कोई मसला पेश आता है तो ज़ाहिर है वो अटक नज़दीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन दी हुई है, हो सकता है हाईकोर्ट से कोई ऑर्डर कर दे कि आगे बताएं अभी ये आप अभी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, प्रिजनर तो नहीं है जिस तरह वो पहले कन्विक्टेड नहीं रहे हैं, अभी उन्होंने कन्विक्टेड हैं लेकिन उनकी वो प्रिजन वाली ख़त्म कर दी है, तो अभी अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का वो कोर्ट पूछ सकती है कि इनको आप अडियाला जेल में रखेंगे, क्यों नहीं रखते वहाँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा नईम साहब, सर इसी हवाले से एक तो वो जो सहूलियात की खैर बात करें, खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड तो वैसे ज़रूर कही थी ये बातें, लेकिन अब खान साहब की जो रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स को बड़ी हद तक शायद पूरा भी कर दिया गया है जेल में, लेकिन सर अटक जेल से ट्रांसफ़र करना अडियाला में, आखिर इसमें रुकावट क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं जो पहला आपका पॉइंट है मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। ये कह रहे हैं जी कि हमने कोई अहकामात नहीं दिए कि उनको इस क्लास में रखा जाए, ये तो फिर कौन अहकामात दे रहा था? पहला सवाल, उसका कोई किसी के पास जवाब नहीं। जवाब किसने देना है? हुकूमत ने देना है। अगर इस वक्त की हुकूमत इंटरम है तो इसने जवाब देना है कि वो किस लॉ के तहत वो उन्हें कह रहे हैं कि आप इनको इस तरह की अजियत दें। अब बात ये नहीं है कि यहाँ पर क्लास का मामला आ गया, बात ये आ गई है
कि खान साहब ने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि मुझे इस क्लास में रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी वाइफ गई हैं उनसे मिलने के लिए ये मंगल को, उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी आंखें जो है ना वो मुझे स्वेलिंग फील हो रही है। तो उन्होंने कहा जी वैसे ही होगी। नहीं नहीं क्या वजह, आप सोए नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं छोड़ें। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं क्या हुआ है। उन्होंने कहा बस वो एक दो दिन नींद नहीं है। उन्होंने कहा क्या हुआ क्या है? उन्होंने बताया कि वहाँ पर इस तरह से बारिश हुई है और छत वो सारा ख़राब है, वहाँ से लीकेज हुई है, इधर से वो बारिश का पानी है, तो सारा मेरा जो मैट्रेस है और वो सारा वो हो गया। तो वहाँ पर कीड़े, जो मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पर अशरातुल अर्ज़ हैं, तो वो सो ही नहीं सके। तो क्या किसी कानून के अंदर ये है कि एक बंदा जो है वो जेल के अंदर कैद है? आम कैदी के हवाले से भी ये बात करें ना कि अगर कोई भी कैदी है, तो बहुत से कैदी फेस कर रहे होंगे ना ये जी, सिचुएशन। छोड़ दें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो नहीं कोई कैदी भी है तो ये इंतज़ामिया का काम है, जेल का काम है, जेल के अथॉरिटीज़ का काम है कि वहाँ पर सफाई सुथराई, उनकी रहायश का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। ये तो नहीं है कि उनको जो है वो आप उनके नहाने वाली जगह के ऊपर कैमरे लगा दें, आप उनको जो है वो इस तरह का खाना दें, ठीक है, ये तो किसी जगह में प्रॉपर खाना तो देना चाहिए। तो बात ये है कि हम ना खाने की फरमाइश कर रहे थे, ये नहीं कि खान साहब, क्योंकि टाइम कम है, अगर आप उस पॉइंट पर आ जाएं, इस वक्त अडियाला के हवाले अडियाला से। जी, इस वक्त जो खान साहब को कैद रखा गया है वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। उसकी रीज़न क्या है? उस जगह के ऊपर अटक जेल में, अटक जेल में इस वक्त खान साहब को नहीं रखा जा सकता। जब पहली सज़ा हुई हुमायूं दिलावर साहब ने की, उस सज़ा के अंदर उन्होंने कहा कि इनको अडियाला जेल में रखा जाएगा। उस ऑर्डर के तहत इन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन कर दिया जिसके ज़रिए इन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बना के कह दिया कि हमने अटक जेल में रखेंगे, ठीक है। हालांकि सिक्योरिटी अटक से ज़्यादा बेहतर यहाँ पर अडियाला में है, लेकिन एक बहाना था। अब जब वो उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई है, इस वक्त वो हैं साइफर केस के अंदर गिरफ़्तार। साइफर केस की गिरफ़्तारी है और उस गिरफ़्तारी के बाद इन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं किया जिससे इन्होंने कहा हो कि हम इन्हें इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वजह से अटक जेल में रखें। लेकिन वो एक उन्होंने नोटिस तो दिया था ना कि उनकी जहाँ पर उनको रखा गया है उसी को ही बरकरार रखा जाए, उसी जगह को। किधर? वो एक तो इशू किया गया था ना वहाँ टेम्परेरी नोटिस के तौर पर। नहीं, कोई नोटिस आपके सर्व नहीं हुआ। अदालत के अंदर ये बात वाज़े तौर पर बात हुई है कि उनकी जो सज़ा थी उस सज़ा के अंदर अटक जेल में, अब वो सज़ा में नहीं है, अभी सिंपली वो उस केस के अंदर कैद हैं और उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट करना चाहिए, जो कि इसमें 12 तारीख के लिए मामला पेंडिंग हो गया है। और हमने वहाँ पर ये भी कहा कि उससे पहले कोई नोटिफिकेशन करके तो फिर इस तरह की कोई तरतीब दे देंगे। तो वाज़े तौर पर यह है कि उन्हें कानून के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए, जो बिल्कुल ठीक। ओपन ट्रायल का मुतालबा भी वैसे किया है। जदून सबसे लास्ट फ्यू मिनट्स हैं सर, क्विकली मुझे दो बातों पे जवाब दे दें। एक तो ये कि ये जो ट्रायल की बात की जा रही है, पीटीआई ने जस्टिफाइड सवाल उठाया है कि जी ओपन ट्रायल किया जाए, तमाम बड़ी शख्सियात के ओपन ट्रायल होते रहे, तो एक तो वो क्या वजह है कि ओपन ट्रायल नहीं कर सक रही टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और दूसरा सर ये बताएगा कि जो डिले आया है कि जो वो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वो छुट्टी पर चले गए क्योंकि मामला लेके पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई है, अपर कोर्ट्स में भी गई है, तो अब जब तक वहाँ से फैसला नहीं होता वो स्पेशल कोर्ट प्रोसीड कैसे करेगी? सर इसकी अगर कुछ इस पर रोशनी डाल दें। नहीं देखें, एक तो ओपन ट्रायल जो इनका ऑफेंस है स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत, वो कोर्ट के पास, अगर कोर्ट कहती है वैसे ट्रायल फेयर होना चाहिए, चाहे ओपन हो या चाहे क्लोज हो। अगर ये कुछ बात है जी कि क्लोज ट्रायल में कोई मसला बन जाएगा, तो ऑब्वियसली इन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया हुआ है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगी नीचे वाली कोर्ट जो है उसको पाबंद होगी। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, ये दूसरी जो आपने चीज़ पूछी है उस पर भी ये तकरीबन जो है वो हाई कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो जज साहब जो है छुट्टी पे चले गए 3-4 दिन, तो इनकी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में सैटरडे को या मंडे को दोबारा एप्लीकेशन सुनेंगे। लेकिन वो जल्दी इन्होंने जज के ऊपर भी और उस कोर्ट का जो पैटर्न जिसकी बिना पर वो बनाई गई है उसके ऊपर भी तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है ना। ये देखे ना, ये तो किसी कोर्ट पे भी अब इनको चाहिए ना, देखे ना जो जस्टिस अपने चीफ जस्टिस आमिर साहब एतराज़ कर देते हैं, हर कोर्ट पे एतराज़ करते हैं। थोड़ा सा सब्र करें, कोर्ट के साथ चले, जितना इनको क्विक रिलीफ मिल रहा है इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला है। लोगों को रात को अस्पतालों से लोगों की औरतों को उठा के ले गए हैं। ये देखे ना फरियाल तारपोल के साथ क्या किया था, पोली क्लिनिक में उन्होंने, रमजान था मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा मैं अफ्तारी तो करें, उन्होंने कहा नहीं उठाएं इनको, बीमार है तब भी जेल के अंदर ले जाएं। अभी तो मेरे ख्याल में इनकी सख्ती नहीं की है, जो सख्ती ये खुद कराते रहे हैं उतनी सख्ती इन पे नहीं हुई है। हम नहीं कहते किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पे आप सख्ती करें, लेकिन थोड़ा सा अपना कॉन्डक्ट भी ये देखें ना कि आपने ज़माने में या ये खुद करते रहे या किसी कहने पे करते रहे। मैं तो कहता हूँ पब्लिकली आके माफ़ी मांगे, जी हमने गलत काम किया। वक्त खत्म हो चुका है, सवालात अभी भी जहांगीर जदून साहब और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद है। यकीनन टेक्निकल ग्राउंड्स पे पीटीआई के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं और कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो लीगल तरीके से प्रोसीड किया जा रहा है वो भी अपनी जगह कायम है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ी हद तक वाज़े हो जाएगा कि आया इस केस का मंतकी अंजाम क्या होता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।